राइट। हम लोगों ने पीटी, एपीटीटी और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो की बात की थी। इसी बेसिस पे हम लोगों ने डायग्नोसिस भी बनाई थी, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे अप्रोच रखेंगे, कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को अपने कंसर्न में रखना है। ट्रीटमेंट, अभी क्रॉनिक लिवर डिजीज बचा हुआ है तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें एडिशनल पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट, तो देखो ट्रीटमेंट में हम लोग कहते हैं अगर किसी को लिवर की ही प्रॉब्लम हो गई, लिवर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स स्टोर करता है, जैसे आयरन को फेरिटिन के फॉर्म में, कॉपर स्टोर करता है आपका लिवर, विटामिन स्टोर करता है, राइट। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टोर करता है और बनाता है। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग लिवर को सपोर्ट करेंगे, लिवर को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। लिवर अपने आप रीजनरेट कर जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट को कुछ डाइट देते हैं, स्पेसिफिक डाइट प्लस मल्टी विटामिन। हम लोग मान के चल रहे हैं लिवर फेलियर है तो पेशेंट का लिवर फेल हुआ है, काफी सिक हो चुका होगा। दूसरा कंसर्न हमारा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा कंसर्न होता है हमारा मैनेज करना एनकेफ्लोपैथी। डेथ हो सकती है एनकेफ्लोपैथी से, दैट इज हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। इसको देखेंगे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। बच्चा है तो एडल्ट के कंपैरिजन में हम लोग ड्रग्स कम देते हैं, बच्चे का लिवर और अच्छे से रिकवर कर सकता है। डाइट एंड मल्टीविटामिन्स, देन वी हैव हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। तीसरा हम लोग ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस या कोगुलेशन प्रोफाइल को सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे टू करेक्ट टीटी, एपीटीटी एंड आईएनआर, मतलब हम लोग ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन को देखते हुए कुछ और ट्रीटमेंट देंगे। थर्ड, तो मोटा मोटा हमें इन्हीं तीन एस्पेक्ट पे काम करना है जिसकी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस कम हो, रिकवरी फास्ट हो। तो एक लेवल तक हम लोग लिवर को सपोर्ट कर देते हैं कि भाई आज तुम नहीं काम कर पा रहे हो, आज बीमार हो तो थोड़े दिन किसी तरीके से कुछ सप्लीमेंट कर दिया जाता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका लिवर क्या करता है, रिकवर कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइट एंड मल्टीविटामिन। डाइट एंड मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन इसलिए क्योंकि लिवर मल्टीविटामिन या आपकी बॉडी के विटामिन को स्टोर करता है। तो अगर हम लोग बाहर से सप्लीमेंट कर दें जितने दिन लिवर प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है तो बॉडी में कम से कम न्यूट्रिएंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होगी। डाइट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं पेशेंट में लिवर फेलियर है, लिवर फेलियर है मतलब यहाँ पे अमोनिया ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एनकेफ्लोपैथी हो रखा होगा, एनकेफ्लोपैथी। तो अमोनिया आया कहाँ से, डाइट के अंदर प्रोटीन होगी, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इन्हीं में से एक अमोनिया भी है, राइट। और ये अमोनिया है। अगर लिवर ठीक रहता है तो इसी को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया बना देता है। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, डिटॉक्सिफिकेशन करके यूरिया बना देता है, राइट। तो हम लोग कहते हैं जब डाइट में हम लोग प्रोटीन लेते हैं जो कि बहुत जरूरी भी है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद लास्ट में एंड प्रोडक्ट में कुछ नाइट्रोजीनस वेस्ट कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें एक अमोनिया है। अगर लिवर ठीक होता तो ये अमोनिया किसमें चेंज हो जाता है, यूरिया में। लेकिन लिवर ठीक नहीं है तो ये अमोनिया ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी होगी। तो हम लोग चाहते हैं थोड़े दिन तक जब तक प्रॉब्लम है तब तक बॉडी में एनफ प्रोटीन है, काम चल जाएगा। तो हम लोग पेशेंट को कोई भी डाइट में प्रोटीन नहीं देना चाहते, तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, जैसे हम लोग नॉनवेज मना कर देंगे, एग मना कर देंगे, पल्सेस मना कर देंगे, राइट। हम लोग एडवाइस क्या करते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे मीठा खाने के लिए बोल देते हैं, फ्रूट खाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। फैट दे नहीं सकते क्योंकि लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो फैट को डाइजेस्ट कराता है, तो किसी भी लिवर डिसऑर्डर में फैट तो हमें कम करना ही है। अगर एनकेफ्लोपैथी है तो प्रोटीन कम करना है।
मान लो मैं कह देता एनकेफ्लोपैथी नहीं है, लिवर फेलियर नहीं है, केवल हेपेटाइटिस है, केवल लिवर की डिजीज है, तब वहां प्रोटीन ज्यादा देना होता, क्योंकि वहां पे एनकेफ्लोपैथी अभी हुई नहीं है, राइट। वंस पेशेंट डेवलप्स एनकेफ्लोपैथी देन प्रोटीन हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डाइट की। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डाइट आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक डाइट होगी, स्पेसिफिक डाइट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें कोई खतरा नहीं है, राइट। और लेस इन प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तो बोला ही जाता है चिकनी चीजें नहीं खानी है अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को क्या चीज, शुगर इनटेक बढ़ा दे, स्वीट वगैरह, स्वीट्स, फ्रूट्स, इन सब का इनटेक बढ़ा दे, स्वीट्स, फ्रूट्स, राइट। तो ये सब का इनटेक बढ़ा दिया जाता है, इनटेक इंक्रीज्ड। ग्लूकॉन डी वगैरह पिलाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। डाइट में अगर स्पेसिफिक बात करें तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर एनकेफ्लोपैथी है तो प्रोटीन कम कर देना चाहते हैं, और अगर एनकेफ्लोपैथी नहीं तो प्रोटीन बल्कि ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि लीवर का काम होता है प्रोटीन बनाना, लीवर डिजीज है तो प्रोटीन कम बनेगा। तो एनकेफ्लोपैथी का मतलब लीवर फेलियर हो गया ना, कल से हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो लीवर फेलियर में तो नहीं देंगे, राइट। हम लोग ये मानते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीवर ठीक हो जाएगा, तब तक का एल्ब्यूमिन लीवर बना के गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डाइट में, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो जो डाइट जानते हो जहां जहां कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो आप दीजिए, जैसे आलू वगैरह भी बहुत खिलाते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे अगर और बात करें, सेकंड हम लोग मैनेजमेंट ऑफ एनकेफ्लोपैथी की बात करेंगे। बच्चा है, कम से कम ड्रग देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एनकेफ्लोपैथी। कौन सी एनकेफेलोपैथी है, दैट इज हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। दिमाग उसका बिल्कुल ठीक था, लिवर ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हुआ, हम लोग कह देते हैं हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। दिस इज ऑल्सो, दिस इज, इसका रीजन क्या है, अमोनिया ही है, मेनली ड्यू टू अमोनिया। तो एक तो हम लोगों ने क्या कह दिया, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग कहते हैं जब अमोनिया ज्यादा होगा ब्रेन सेल का डिस्ट्रक्शन करेगा, जहां पे कोई सेल डिस्ट्रॉय होती है वहां इन्फ्लामेशन होता है, जहां इन्फ्लामेशन होता है वहां कैपिलरी से फ्लूइड का लीकेज बढ़ जाता है और एडिमा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कह दिया अमोनिया है, ब्रेन को क्या करेगा, डैमेज करेगा, जहां पे भी कोई टिश्यू डैमेज होता है यहाँ इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, सूजन, जहां इन्फ्लामेशन होता है ब्लड कैपिलरी का लीकेज बढ़ जाता है, कैपिलरी लीकेज या परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया तो वहां पे स्वेलिंग या एडिमा हो गया, वाटर लीक्स आउट, राइट। और हम लोग क्या कह देते हैं, लीडिंग टू ब्रेन एडिमा, राइट। दिमाग में सूजन आ जाती है और विच में लीड टू डेथ। ये बस कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहे हैं। अमोनिया इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच गया, इन्फ्लामेशन हुआ, जहां पे भी कोई टिश्यू डैमेज होगा वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जब भी कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वहां रेडनेस होती है, वहां की ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है और कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और वाटर और वहां पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह लीक आउट कर जाते हैं। यहाँ पे मतलब हमारा वाटर से है और यहाँ पे पेशेंट को हो गया ब्रेन एडिमा। ब्रेन एडिमा से डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कंप्रेस हो सकते हैं अगेंस्ट स्कल, डिफरेंट वाइटल सेंटर्स डैमेज हो सकते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हम लोग एनकेफ्लोपैथी को ट्रीट करेंगे और एनकेफ्लोपैथी के जो साइन एंड सिम्टम थे वो भी हम लोगों ने देख लिया था। सीजर आ सकते हैं, पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, स्लीप गड़बड़ हो सकती है, सीजर, फिट्स, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, हर एक चीज हम लोगों ने देखा था, राइट। तो हम लोग एनकेफ्लोपैथी को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंजेक्शन मैनिटॉल, राइट। मैनिटॉल, मैनिटॉल वहां से वाटर लेगा और यूरिन के रास्ते निकाल देगा। दिस इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जैसे अगर हम लोग डायूरेटिक्स की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड वगैरह भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाले काम नहीं करेंगे। यहाँ पे किस टाइप का एडिमा है, साइटोटॉक्सिक एडिमा है और वो भी ब्रेन का।
यहाँ पे हमें कोई ऐसा सब्सटेंस देना है जो ब्रेन तक जाए, वहां से वाटर खींच ले और वाटर को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दे। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज इंजेक्शन मैनिटॉल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ऑस्मोटिकली वाटर को खींच लेता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन डायग्राम बनाऊं, मैंने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स बना दिए, राइट, और ब्रेन के अंदर एडिमा है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर ज्यादा है, राइट। हम लोग कह देते हैं यहाँ पे ब्रेन एडिमा है, स्वेलिंग है, वाटर ज्यादा है। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड वेसल में इंट्रावीनस हम लोग क्या दे देंगे, मैनिटॉल, राइट। हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, इंजेक्शन मैनिटॉल। मैनिटॉल को मान लीजिए ये आपके मैनिटॉल पार्टिकल्स हैं। तो मैनिटॉल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको ब्लड वेसल में ले आएगा और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर आपका क्या आ जाएगा, अंदर आने लगेगा और वाटर धीरे धीरे वाटर एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी, बाय किडनी। तो हम लोग जो ब्रेन का फ्लूइड है उसको हम लोगों ने कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जो स्वेलिंग वगैरह हो रखी थी वो सबसाइड कर जाएगी। हम लोग कहते हैं मैनिटॉल अट्रैक्ट्स वाटर ऑस्मोटिकली। मैनिटॉल अट्रैक्ट्स वाटर, वाटर ऑस्मोटिकली। तो अगर वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा इसका मतलब ब्रेन एडिमा कम हो जाएगा ऑस्मोटिकली, राइट। देयरफॉर ब्रेन एडिमा डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग है। मैनिटॉल जब भी लगाते हैं बहुत तेजी से लगाते हैं, फ्लूइड के फॉर्म में आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ एनकेफेलोपैथी में मेनली दो ही चीज अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत चीज क्रॉनिक लिवर डिजीज में करेंगे। अमोनिया ज्यादा हो गया जिसकी वजह से ब्रेन एडिमा हो गया। एक हम लोगों ने प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, वो भी अमोनिया कम बनने देगी। लेकिन जो अमोनिया बन गया है, जो ब्रेन को आपका डैमेज कर दिया है, तो अब वहां पे जो एडिमा है उसे भी हमें हटाना है। यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस देते हैं इंजेक्शन मैनिटॉल, राइट। दिस कॉजेज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। वाटर के पार्टिकल्स को खींच लेगा जहां पे भी होगा, ब्लड वेसल के अंदर लाएगा और ब्लड वेसल कभी ना कभी वो ब्लड किडनी को देगी, तो वहां से एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो ब्रेन एडिमा का ये ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पे अगर हम लोग कहें डोज कितनी होती है, इंजेक्शन मैनिटॉल को पहले लोड करते हैं हम लोग, राइट, एट द रेट 5 ml पर केजी। लिक्विड फॉर्म में आता है। जब हम लोग क्रॉनिक लिवर फेलियर पढ़ेंगे तो डायग्राम भी देख लेना। इतना हम लोग तुरंत दे देते हैं स्टैट, फॉलोड बाई एट द रेट 2 ml पर केजी टीडीएस या क्यूआईडी। और मैनिटॉल ज्यादातर हम लोग 2 दिन तक देते हैं, 2 दिन में ये अपना काम करके निकल जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन मैनिटॉल देते हैं, एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो वाटर को क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो बहुत ही सिंपल रहा अपना मैनिटॉल का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है दिस इज वेरी एक्टिव इन डिक्रीजिंग सेरिब्रल एडिमा। बॉडी में कहीं और एडिमा होगा तो डायूरेटिक वगैरह दोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए मैनिटॉल की जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। और पेशेंट को प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे ताकि अमोनिया बने भी कम और ब्रेन एडिमा भी कम हो। तो इंजेक्शन मैनिटॉल और अमोनिया दो ही चीज अभी देखा है, ठीक है। अमोनिया कम करने का तरीका, डाइट, हम लोगों ने भी दो ही चीजें देखी हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। कल इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं टू डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। कभी अगर ब्लीड भी हो गया हो तो भी इसको दे दो, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक उम्मीद में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या देंगे पेशेंट को, विटामिन के देंगे, ताकि अगर लिवर उतने विटामिन के में लिवर आपका कॉम्प्रोमाइज है, नहीं बना पा रहा, थोड़ा सा और विटामिन दे दो, जो फंक्शनल लिवर के सेल्स होंगे वो और बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं दो तरीके से देखते हैं, इंजेक्शन विटामिन के
जो कि कैप्लिन नाम से आता है, इंजेक्शन विटामिन के, और आपका क्या है यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, राइट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम लोगों ने पीला खून बोला था, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो विटामिन के किन किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को और बढ़ाने की कोशिश करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ पे विटामिन के और ज्यादा दे देंगे तो लिवर थोड़ा बहुत सिंथेसिस और बढ़ा देगा। एक कम लेवल पे अगर नहीं बना पा रहा था, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा सा अगर विटामिन के ज्यादा दें तो सिंथेसिस थोड़ी इंक्रीज कर जाए। इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विच इज रिच इन क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्रोटीन्स, राइट। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, तो सेल वाला पार्ट हटा देते हैं, वो पीआरबीसी हो जाता है। जब मान लो किसी को अनीमिया वगैरह है, यहाँ पे हमें अनीमिया से नहीं डील करना है, यहाँ पे हमें ट्रीट करना है, क्या चीज ट्रीट करना है हमें? पेशेंट में ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस या इंक्रीज्ड पीटीआईएनआर व्हिच इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। हो सकता है ब्लीडिंग ना हो रही हो तो भी देना है। तो बड़ा ही सिंपल है। विटामिन के की बात करें तो इस तरीके से केविन, कैप्लिन, दुनिया भर का इंजेक्शन आता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास इंजेक्शन विटामिन के है, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। इंजेक्शन विटामिन K1 से लेके K3 तक होता है, उससे मतलब नहीं है। इंजेक्शन विटामिन के हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए इंजेक्शन कैप्लिन नाम से मिला, राइट, कैप्लिन। हम लोग इसको 0.5 मिलीग्राम ओडी इंट्रावीनस फॉर 3 डेज देते हैं, राइट। 3 डेज तक हम लोग विटामिन के को ज्यादा सप्लीमेंट कर देते हैं ताकि लिवर में थोड़ी बहुत और क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए, राइट। कैप्लिन या इंजेक्शन केविन ये सब मार्केट नेम है। अगर आप इंजेक्शन विटामिन के भी ऑर्डर कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कम हो, क्योंकि जो विटामिन के बनता है बॉडी में वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बनाते हैं, और बच्चे का गट प्रॉपरली कोलोनाइज नहीं होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। धीरे धीरे रहते रहते इस दुनिया में बैक्टीरिया से मुलाकात होती है और बैक्टीरिया गट में जाके अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पीटीआईएनआर करेक्ट करने के लिए हम लोग पेशेंट को विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ज्यादातर 3 दिन लगा देते हैं, 3 दिन मोर देन एनफ है। इसके अलावा हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कुछ इस टाइप से आता है, 15 से 20 ml पर केजी दे सकते हैं, और इसको भी बहुत फास्ट लगाना होता है क्योंकि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, राइट। दिस इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, राइट। हम लोग कितना दे देते हैं? एट द रेट 20 ml पर केजी, वेरी फास्ट, एट द रेट 20 ml पर केजी। कैन बी रिपीटेड इफ नीडेड, कैन बी रिपीटेड इफ नीडेड। तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक आपका विटामिन के है, दूसरा हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। विटामिन के 0.5 मिलीग्राम ये लगभग बैठता है 0.5 ml, ठीक है। 1 ml का इंजेक्शन आता है, उसमें 10 मिलीग्राम होता है। ये 0.5 मिलीग्राम नहीं है, ये 5 मिलीग्राम है। 5 मिलीग्राम ओडी ये बैठता है 0.5 ml, ठीक है, क्योंकि इसके कैप्लिन के 1 ml में 10 मिलीग्राम होता है। तो विटामिन के दे दिया ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस जो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं थी कुछ इंक्रीज हो जाए, खासकर 2, 7, 9, 10 का। और यहाँ पे हम लोग दूसरा दे दिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो जब ब्लड हम डोनेट करते हैं तो उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको जो जरूरत होती है दे दिया जाता है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम अगर इसको लिया जाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए आपने ब्लड डोनेट किया, ठीक है, तो आप तो पूरा ब्लड दोगे, केवल प्लेटलेट वगैरह तो दोगे नहीं। होल ब्लड डोनेट किया, हम लोग कहते हैं 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। 1 यूनिट से ज्यादा नहीं आप डोनेट कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खुद को ही ब्लड की कमी हो जाएगी, हाइपोटेंशन वगैरह हो सकता है। तो 350 ml हम लोग डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करना तुम्हारे लिए भी ठीक है, सोसाइटी के लिए भी ठीक है, क्योंकि बोन मैरो एक्टिव हो जाता है। हर 3 मंथ पे आप लोग डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्लड में आरबीसी मिला, प्लेटलेट मिला, तो जिसको आरबीसी चढ़ाना है उसको पीआरबीसी चढ़ा दिया जाता है।
जिसको प्लेटलेट चढ़ाना है, जैसे डेंगू वगैरह हो गया। इसके अलावा जो फ्लूइड पार्ट बचा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो ब्लड में फ्लूइड पार्ट है, जिसमें वाटर है, जिसमें एल्ब्यूमिन है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये प्लाज्मा हम लोग चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या ज्यादा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजेन। कभी कभी इस प्लाज्मा से हम लोग, जिसमें वाटर भी है, जिसमें एल्ब्यूमिन वगैरह भी है, बाकी मिनरल्स हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स है, कभी कभी और ज्यादा उसको रिच कर देते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें महंगी हैं, तब देते हैं जब किसी को हीमोफीलिया वगैरह हो या बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो। यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हुई है या अभी केवल इन्वेस्टिगेशन में आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज मोर देन एनफ। इसी से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स अलग से निकाल लें तो क्रायो प्रेसिपिटेट हो जाता है या फाइब्रिनोजन प्रेसिपिटेट हो जाता है। हमारा डिस्कशन केवल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा तक लिमिटेड है आज। ठीक है, दिस इज फेयर एनफ इन इंक्रीजिंग क्लॉटिंग फैक्टर लेवल इन बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीविटामिन। राइट, सप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीविटामिन। तो तुम लोगों ने देखा होगा, खासकर अगर कोई एडमिट हो जाता है घर का, तो डॉक्टर लोग ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं और उसी में विटामिन डाल देते हैं, एमवीआई का इंजेक्शन, मल्टीविटामिन। राइट, ये आपका आता है इंजेक्शन। बहुत सारे सिरप भी आते हैं, लेकिन फेलियर में क्या ही सिरप दोगे, इंजेक्शन मल्टीविटामिन, हम लोग कह देते हैं इंजेक्शन एमवीआई। राइट, इसको हम लोग फ्लूइड में लगा देते हैं, जो पेशेंट को बोतल लगी होगी उसी में रोज डेली एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, रोज डेली एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, कुछ इस तरीके से एमवीआई आता है। इसमें सारे आपके सारे विटामिन होते हैं, नाम ही इसका रख दिया गया है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। राइट, इंजेक्शन एमवीआई 1 एम्प्यूल ओडी, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 7 डेज। इसको हम लोग जो ग्लूकोज की ड्रिप होती है उसमें डाल देते हैं। राइट, तो बड़ा ही सिंपल रहा ट्रीटमेंट। अभी कुछ चीजें क्रॉनिक लिवर फेलियर या क्रॉनिक लिवर डिजीज में देंगे, उसको छोड़ दिया है यहाँ पे, लेकिन मोर और लेस हम लोग एक्यूट लिवर फेलियर का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे 6, हम लोग लिवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। राइट, मान लो लिवर बिल्कुल खराब हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन इफ रिकवरी नॉट पॉसिबल। राइट, मान लो रिकवर तो कर जाता है पेशेंट, लेकिन पेशेंट मान लो तुम्हारे पास बहुत लेट आया, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो गया हमारे पास। सप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीविटामिन हो गए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था मल्टीविटामिन की क्यों जरूरत पड़ी। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया आपके पास, विटामिन के हो गया, मैनिटॉल हो गया आपके पास, और आपका प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर किसी में एक्यूट लिवर फेलियर है तो इतना मैनेजमेंट काफी है। पेशेंट की किस्मत ठीक होती है, इतना कुछ करते करते तब तक पेशेंट के लिवर को टाइम मिल जाता है, एंड मीनवाइल लिवर रिकवर हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है,